अमर पैर पटकता हुआ रूम से निकला और अपने पापा की कार में पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। अयान और उनकी पत्नी उदास से कार में बैठे थे, क्योंकि अमर की प्रतिक्रिया देखकर जाने का मन नहीं था। पर बचपन के दोस्त शेखर ने अपने बर्थडे पर सपरिवार बुलाया था। अमर ने जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, तो अयान को गुस्सा आ गया था। उनकी पत्नी ने बेटे को समझाया था, तुम्हें जाना चाहिए अमर, ऐसे मिलने जुलने से अच्छा लगता है। आजकल कौन किसको बुलाता है, और तुम्हारे पापा के कौन से बहुत दोस्त है। शेखर जी का अभी तो मुंबई ट्रांसफर हुआ है। तुम्हारे पापा कितने खुश हैं उनके आने पर। अमर गुर्राया था, तो आप लोग एंजॉय करो ना, किसने रोका है। मैं कहीं अपने दोस्तों में जाता हूँ तो इतने सवाल पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किसके साथ जा रहे हो। अब अपने दोस्त के घर जाने पर इतनी खुशी हो रही है, तो मेरे जाने पर इतने सवाल क्यों। मैं सबसे ज्यादा किस बात से परेशान हूँ आपको पता है। उनकी माइक्रो मैनेजमेंट की इस आदत से, ऑफिस में बॉस, घर में पापा। अब तीनों जा तो रहे थे, पर कार में जो अजीब सा सन्नाटा था, वह तीनों के दिल को जला रहा था। मीरा ने कई बार बात करने की कोशिश की भी, तो अमर ने ऐसा जवाब दिया कि उसका दिल रो उठा। अयान कार चलाते हुए अलग गुस्सा थे कि अमर उनके हर सवाल का जवाब उल्टा ही क्यों देता है। अगर वे उसकी चिंता करते हैं, वह कहाँ है, किसके साथ है, पूछने का हक क्यों नहीं है उन्हें। पिता है, वे रास्ता तनाव में ही बीता। शेखर, उनकी पत्नी मालती और उनकी बेटी माया ने उनका दिल से स्वागत किया। बनारस में काफी साल पहले दोनों दोस्तों का बचपन साथ ही बीता था। अब मुद्दतों बाद मिले तो दोनों की आंखें भर आईं। माया अमर की ही हमउम्र थी, उसने दिल्ली में हाल ही में जॉब ज्वाइन किया था। वह भी शेखर के बर्थडे के लिए आई थी। अमर से वह कुशदिली से मिली। अमर भी परिचय के बाद मुस्कुराया, तो मीरा ने चैन की सांस ली। अयान ने शेखर के लिए लाया गिफ्ट दिया। तभी शेखर के एक और सहयोगी रमन, उनकी पत्नी आरती और उनकी बेटी मधु भी पहुंचे। सबका आपस में परिचय हुआ। थोड़ी देर बाद शेखर के पड़ोस में रहने वाली मीता, जो माया की फ्रेंड बन चुकी थी, वह भी आ गई। उसे माया ने बुलाया था। अब एक रूम में बच्चे बैठ गए, एक में बड़े। सबकी बातों का पिटारा खुल गया था। बीच बीच में मालती दोनों रूम में माया की मदद से सभी मेहमानों को खाने की चीजें सर्व करती रही। युवा बच्चों की बातों के विषय अलग ही होते हैं। कॉलेज, ऑफिस, मूवीज, म्यूजिक के बाद बात पेरेंट्स पर आ गई। अमर तीन लड़कियों के बीच अब तक काफी खुल चुका था। यह जनरेशन दोस्ती में लड़का लड़की का भेदभाव नहीं रखती, यह इस पीढ़ी की खासियत है। अमर अब भुनभुना रहा था, यार तुम लोग तो लड़कियां हो, पापा तो मेरे पीछे ऐसे पड़े रहते हैं, जैसे मैं उन्हें बताए बिना कहीं चला गया तो मुझे कोई उठाकर ले जाएगा। कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ऑफिस में यह क्यों नहीं कहा, बॉस से ऐसे बात करनी चाहिए थी। यार हद होती है, माइक्रो मैनेजमेंट की इतने सवाल तो मेरा बॉस भी नहीं पूछता मुझसे। मैं तो अब उनसे कम ही माया बात हंस करता पड़ी, हूँ। वाह, तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा है। यार मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, अकेली सब मैनेज कर लेती हूँ, आराम से चैन से रहती हूँ, पर पापा वहाँ भी फोन करके रोज पूछते हैं कि बेटा घर पहुँच गई ना, रात में बाहर तो नहीं हो। एक दिन गलती से बोल दिया था कि मूवी देखने आई हूँ फ्रेंड्स के साथ, 12 बजे तक पहुँच जाऊंगी। क्या बताऊं, पापा ने हद कर दी। जब तक घर नहीं पहुंची, फोन पर ऑनलाइन ही थे, सोए भी नहीं थे। और यहाँ आई हूँ तो यहाँ तो सवाल ही नहीं खत्म होते। इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं कितनी बार कह चुकी पापा को कि आप भी चैन से जियो और मुझे भी जीने दो, पर कोई फायदा नहीं।
बेकार के सवाल, बेकार की चिंता में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। थैंक गॉड मम्मी कूल है, उनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वे समझ जाती है। माया ने मधु से हंसते हुए पूछा, तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ पेरेंट्स का माइक्रो मैनेजमेंट कैसा चल रहा है? मम्मी या पापा? किसे आदत है हर समय सवाल पूछने की? मधु जोर से हंसी, यार हम सब तो एक ही कश्ती में सवार हैं। मतलब हम सब की प्रॉब्लम एक ही है, पेरेंट्स की माइक्रो मैनेजमेंट की आदत। क्यों इनकी लाइफ में बस हमारी ही बातें हैं? मैं तो घर में बचती घूमती हूँ, दोनों से छोटी बहन घर में ज्यादा रहती है, वह फंस जाती है, कहकर मधु हंस पड़ी। उसकी बात पर अमर ने भी ठहाका लगाया। मतलब तुम्हारी बहन पर है सारा लोड, सब खूब हंसने लगे। मीता बस शांत सी मुस्कुराती रही। खान पीने के दौरान मीता बस हाँ हूँ ही करती रही थी। मधु ने आखिर पूछ ही लिया, मीता तुमने तो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मीता के चेहरे पर उदासी छा गई, फिर कहना शुरू किया, तुम सब नए दोस्तों से मिलकर मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त कम ही हैं। हमारे घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही हैं। बचपन में ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी। आज तुम लोगों की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे अफसोस हुआ कि तुम लोग अपने पापा का मजाक उड़ा रहे हो, मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ मैं तरसती रह गई कि काश मेरे भी पापा होते, मुझसे दसियों बातें करते, हजारों सवाल पूछते। मैं कहीं जाती तो मेरी चिंता करते। मेरी मम्मी जॉब करती है, उनके पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं बचती कि हर समय मेरे बारे में सोचें। वे कुछ गुस्सैल और आत्मकेंद्रित भी हैं। मुझे तो लग रहा है कि तुम सब लोग कितने लकी हो, अभी मैं यहाँ हूँ, मेरी मम्मी को पता भी नहीं, और वे जब तक अपने काम से फ्री नहीं होंगी तब तक उन्हें ध्यान भी नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ। तुम लोगों को आसानी से जो मिल गया है उसकी कदर नहीं कर रहे हो। एक पिता के बिना जिंदगी क्या होती है तुम्हें नहीं मालूम। मीता का स्वर रुंध गया। वे लोग तुम लोगों की चिंता करते हैं, तभी तो इतने सवाल पूछते हैं। एक पिता की सुरक्षा, स्नेहभरे हाथ को तुम लोग माइक्रो मैनेजमेंट कह रहे हो? उन्होंने तुम्हें जीवन की हर सुख सुविधा दी, आज तुम लोग बड़े हो गए तो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। उन्हें फिर क्या मिल गया इतने साल अपने जीवन के रात दिन तुम्हें देकर? क्या तुम लोग जैसी ही होती हैं वे संतानें जिनके कारण वृद्धाश्रम मरते जा रहे हैं? माया, तुम दिल्ली जैसे शहर में रात को बाहर रहोगी तो किस पिता को चिंता नहीं होगी? तुम्हारी चिंता में वे जाते रहे, उनका क्या फायदा हो रहा था? उल्टा उनकी तो हेल्थ पर ही असर हो रहा होगा। अमर, तुम्हें अंकल लड़कियों की तरह चिंता कर सवाल पूछते रहते हैं। सोचो उनका मन तुम्हारे लिए कितना मधु है, और ये सवाल कई बार बात करने के बहाने भी होते हैं। क्या यह पता है तुम्हें? मैं घर में तरस कर रह जाती हूँ कि कोई हो जो मुझसे कुछ तो पूछे। अमर, माया और मधु दम साधे मीता की गंभीर उदास आवाज में खोए थे। मीता ने फिर कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, किसी भी पिता का अपमान सह नहीं पाती। पिता के बिना जीवन बिताया है, इसलिए जानती हूँ कि पिता की कमी का दुख क्या होता है। कोई लाड उठाने वाला नहीं, कोई प्रॉब्लम को सुनने वाला नहीं। तुम लोग रिस्पेक्ट दो अपने पापा को, डोट प्लीज। जब सब जरूरतें पूरी हो चुकी तो उनका अपमान मत करो प्लीज। उन तीनों के चेहरे शर्मिंदगी से भर गए थे। तीनों चुप बैठे थे। मीता की बातों ने बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरे कमरे में बड़े अपनी महफिल में व्यस्त थे। राजनीति, मौसम, परिवार, नौकरी के बाद आजकल के बच्चों के व्यवहार पर बात आकर रुक गई। अयान का चेहरा उदास हो गया। शेखर ने टोका, मुंह क्यों लटक गया तेरा? एक ठंडी सांस भरी अयान ने और कहा, बच्चों का तो बात करने का मन ही नहीं होता।
उन्हें अब कुछ कह नहीं सकते। कुछ पूछने पर गुर्राते हैं। रमन ने भी कहा, पता नहीं कैसी हवा चली है। बड़ों की हर बात बुरी लगती है इन्हें। हर बात पर चिढ़ जाते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहना क्या स्वाभाविक नहीं है? अयान ने कहा, अमर के चारों तरफ ही सोचता रहा हमेशा। उसे कोई तकलीफ न हो कभी, यही कोशिश रही। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, कुछ गलती आप लोगों की भी है। आप उन्हें बहुत बांधकर रखना चाहते हैं। उन्हें कुछ स्पेस की जरूरत रहती है, जो आप देते नहीं और बात बिगड़ जाती है। अयान भाई साहब, मुझे शेखर ने आपके परिवार की स्थिति बताई है। आपको घर में इतना संरक्षण नहीं मिला, तो आपने सोचा होगा जो मुझे नहीं मिला, मैं अपने बेटे को दूंगा। उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब आपने उसके चारों तरफ जो अपने प्यार और सुरक्षा का घेरा कस रखा है, उसे थोड़ा ढीला कीजिए। ये आज के बच्चे हैं, आपने उन्हें पढ़ा लिखा दिया, बहुत है। अब उन्हें बाकी काम अपनी मर्जी से करने दीजिए। उन्हें कोई जरूरत होगी तो वे आपके पास ही आएंगे। अपने सवाल कुछ कम कीजिए। मीरा ने भी सहमति जताई, हाँ, ठीक कहा। मालती, अयान बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। चिढ़ जाता है अमर इतने सवालों से, कई बार वो भी गलत होता है, पर बहुत ज्यादा टोकाटाकी आज के बच्चे भला पसंद करेंगे? मालती ने कहा, हाँ, पता है। फिर होता क्या है कि माया मुझे दिल्ली से सब बता देती है कि वह कहाँ है, और बोलती है कि पापा को नहीं बताना, क्योंकि मुंबई में बैठकर वे अलग तरह से सोचते हैं, और मेरा दिल्ली का जॉब और बाकी रूटीन उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। अकेली रहती हूँ, सब मैनेज कर रही हूँ। अपनी सेफ्टी का भी ध्यान है मुझे। बस पापा को समझाना मुश्किल है। आप समझ जाती है, इसलिए आपको सब पता है ही कि मैं कहाँ हूँ। अब बताओ, बच्चों को किसी पेरेंट से छुपाना क्यों पड़े? क्यों वह मुझे सब बता देती है और इनसे न बताने के लिए कहती है? मतलब माम बेटी मिली हुई है, कहकर शेखर मुस्कुराए। रमन हंस दिए। लो देखो, हम पिता तो विलेन बनकर रह गए। भाई, क्या सच में हमें ही सुधरना है? शेखर ने कहा, देख अयान, तू अपने जीवन की बीत चुकी बातों को एक किनारे रख दे। तेरे शराबी पिता और मतलबी रिश्तेदारों के अनुभवों का बोझ तू अमर के ऊपर डाल, हर समय उसके सिर पर सवार मत रह। मुझे तो वह बहुत समझदार लगा। जीने दे उसे। गलती करेगा तो कुछ समझ आ जाएगी। जो समय सिखाता है, उसे कोई और नहीं सिखा सकता। शायद हम सबको यह समझ ही लेना चाहिए कि बच्चों को जब स्नेह एक बंधन लगने लगे, तो उन्हें कुछ आजाद होकर जीने का हक दिया ही जाए। सब ने सहमति में गर्दन हिला दी। आती ने कहा, और सालों पहले का अपना जमाना भी तो याद करें हम। क्या हमें बेवजह पेरेंट्स की टोकरा की अच्छी लगती थी? क्या हम नहीं चाहते थे कि उन्मुक्त रूप से जिए? इतने में माया कमरे में आई, पूछा, मम्मा, सबके लिए चाय बना लूं? हाँ बेटा। मालती को बेटी का ऐसे पूछना अच्छा लगा। किचन से बच्चों की आवाजें आने लगी। सब साथ ही थे। सब बड़ों को बच्चों के कहकहे अच्छे लग रहे थे। अचानक माहौल बदल गया था। मीता ट्रे उठाए बड़ों के कमरे में ही चली आई। मेरा आप सब के साथ ही बैठकर चाय पीने का मन है। हम आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं ना? अरे नेकी और पूछ पूछ। आओ आओ, शेखर ने कहा। बड़े दोस्ताना से माहौल में चाय पी गई। दोनों पीढ़ियों के मन का बोझ आपस में बातें करके कम हो गया था। मीता ने कहा, आप लोग जब भी माया के घर आएं, मुझे जरूर बताना। मैं आप सबसे फिर मिलते रहना चाहती हूँ। अमर ने कहा, बिल्कुल, अब तो हमारे पास सबके फोन नंबर हैं ही, हम बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे। अयान ने कुछ हैरानी से अमर को देखा। कहा, तुम आओगे हमारे साथ? तुम तो आज ही गुस्से में आए थे।
अमर शरारत से मुस्कुराया, यह मैंने कब कहा कि आपके साथ ही आऊंगा तो मिलूंगा। हम तो कभी भी कहीं भी मिल लेंगे। क्यों दोस्तों? अयान ने जोरदार ठहाका लगाया। बहुत अच्छा, जहां मन हो वहां मिलना। अमर आज पिता की इस हंसी पर बड़ा खुश हुआ। उसने मीता को आंखों ही आंखों में थैंक्स कहा। मीता मुस्कुरा दी। फिर जल्दी जल्दी मिलते रहने के वादे के साथ सब अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। वापसी के सफर में मीरा को दृश्य पूरी तरह बदला हुआ लगा। अमर ने आगे बैठने की जिद की थी, जिससे वह अपनी पसंद के गाने लगाकर सुनता हुआ जाए और साथ साथ पापा से बातें भी कर सके। अयान के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। सब कुछ बदला हुआ था। सबने आज बातों ही बातों में बहुत कुछ सीखा और महसूस कर लिया था। मीरा को आज यही लगा था कि कितना जरूरी होता है आपस में बैठकर सुख दुख बांटना, जो दुर्भाग्यवश आज के जीवन में घटता जा रहा है। अमर मन ही मन मीता को याद कर रहा था, जिसने उसे बताया था कि पिता की चिंता माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। यह उनका प्यार, उनकी फिक्र है और वह उन्हें पाकर गर्व महसूस करेगा। उनके सवालों पर कभी नाराज नहीं होगा।